नमस्कार, घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। तो आज बात करते हैं एक कहानी की। ये कहानी एक ऐसी गैस की है जो हमारे चारों ओर है, जिसे हम हर सांस के साथ बाहर निकालते हैं और जो असल में धरती पर जीवन का आधार है। लेकिन इस कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां यही जीवन देने वाली गैस हमारे ग्रह के लिए सबसे बड़े खतरों में से एक बन जाती है। तो चलिए इस उलझी हुई गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। और यही है वो सवाल जो इस पूरी कहानी के दिल में है। आखिर ऐसा हुआ क्या? कहानी में वो कौन सा मोड़ आया जहां एक दोस्त दुश्मन जैसा दिखने लगा? आइए इस पहेली को परत दर परत खोलते हैं। तो शुरुआत बिल्कुल बेसिक से करते हैं। सबसे पहले तो ये समझना होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 अपने आप में कोई विलन नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो हमारे प्लैनेट के इकोसिस्टम का एक, कह सकते हैं, बहुत ज़रूरी एक नेचुरल हिस्सा है। तो ये CO2 है क्या चीज़ आखिर? देखिए, सीधे सीधे शब्दों में कहें तो ये एक गैस है जिसके आने के दो मेन रास्ते हैं। पहला तो है एकदम नेचुरल, जैसे हम सब, जानवर, यहाँ तक कि पौधे भी जब सांस लेते हैं तो CO2 निकलती है। और दूसरा रास्ता है इंसानी गतिविधियों से, मतलब जब हम कोयला, पेट्रोल ये सब जलाते हैं ना, उससे। और पता है, नेचर का इसे बैलेंस करने का तरीका कमाल का है। देखिए, एक तरफ तो जानवर और पौधे सांस लेकर CO2 बना रहे हैं, ठीक है, तो वहीं दूसरी तरफ हमारे पेड़ पौधे वो इसी CO2 को इस्तेमाल कर लेते हैं फोटोसिंथेसिस के जरिए अपना खाना बनाने के लिए। और बदले में हमें क्या देते हैं? ऑक्सीजन। मतलब एकदम परफेक्ट बैलेंस, एक साइकिल जो चलती रहती है। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर कहानी में एक ट्विस्ट आता है। एक नया चैप्टर शुरू होता है जिसने इस पूरे खूबसूरत बैलेंस को हिलाना शुरू कर दिया। चलिए देखते हैं कि आखिर गड़बड़ हुई कहाँ। और प्रॉब्लम ठीक यहां से शुरू होती है। सोचिए, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद क्या हुआ? हमने फैक्ट्रियों के लिए, गाड़ियों के लिए, बिजली के लिए दबाकर फॉसिल फ्यूल्स यानी जीवाश्म ईंधन जलाना शुरू कर दिया। इससे हुआ ये कि हवा में इतनी ज्यादा एक्स्ट्रा CO2 भर गई कि नेचर का जो अपना बैलेंसिंग सिस्टम था ना, वो बेचारा हाफने लगा। मतलब पेड़ पौधे उसे उतना सोख ही नहीं पा रहे जितना हम बना रहे हैं। ठीक है, तो हवा में एक्स्ट्रा CO2 तो आ गई, पर सवाल ये है कि ये करती क्या है? मतलब इससे हमारा प्लैनेट गर्म कैसे हो रहा है? आइए इसके पीछे की साइंस को एकदम सिंपल तरीके से समझते हैं। इसे समझने के लिए बस 3 स्टेप्स हैं। स्टेप 1, हवा में CO2 की मात्रा बढ़ गई, सिंपल। स्टेप 2, अब ये जो एक्स्ट्रा CO2 है ये एक मोटे कंबल की तरह काम करने लगती है। सूरज की गर्मी आती तो है, पर ये कंबल उसे वापस जाने नहीं देता, यही रोक लेता है। इसी को हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। और स्टेप 3, जाहिर है, जब इतनी गर्मी यहीं फंसी रहेगी तो क्या होगा? धरती की सतह और हमारे आसपास की हवा सब गर्म होने लगती है। और ये जो बढ़ता हुआ टेम्परेचर है ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है कि चलो 1-2 डिग्री ही तो है। नहीं, इसके जो नतीजे हैं वो बहुत सीरियस, बहुत खतरनाक हैं। और अब तो हम उन्हें अपनी आंखों से देख भी रहे हैं। इस ग्लोबल वार्मिंग का असर देखिए हर जगह है। जमीन पर देखें तो बारिश का पैटर्न बिगड़ रहा है, मिट्टी सूख रही है। सीधा असर हमारी खेती पर पड़ रहा है। समंदरों में चले जाएं तो पानी एसिडिक हो रहा है, जो वहां के जीव जंतुओं के लिए जानलेवा है। और शायद सबसे डराने वाली तस्वीरें तो पोल्स से आ रही हैं, जहां बर्फ की मोटी मोटी चादरें बस पिघलती जा रही हैं बहुत तेजी से। अब देखिए, ग्रीन हाउस गैस से तो कई हैं, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड हैं, और भी हैं। लेकिन इस पूरी कहानी का जो मेन विलेन है वो कौन है? सारे सबूत सिर्फ एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं। और ये कोई अटकल नहीं है, ये बात आती है दुनिया की एक बहुत ही जानी मानी संस्था, वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी WMO से, उनके ऑफिशियल ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन से। और वो एक नंबर देते हैं, 66%। बस ये एक नंबर, 66%। जरा एक पल के लिए इस नंबर के बारे में सोचिए। इस 66% का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमारे प्लैनेट को गर्म करने वाली जितनी भी लंबे समय तक टिकने वाली ग्रीन हाउस गैसें हैं उनमें से 2/3 यानी 66% वार्मिंग के लिए सिर्फ और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड जिम्मेदार है। मतलब ये इस प्रॉब्लम की सबसे बड़ी वजह है। और ये बात हमें वापस हमारे पहले सवाल पर ले आती है, लेकिन अब एक नए एंगल से। देखिए, नेचर ने तो हमें एक बैलेंस दुनिया दी थी, लेकिन उस बैलेंस को हमने तोड़ दिया है।
तो अब सोचने वाली बात यह है कि जब कोई भी सिस्टम अपना बैलेंस खो देता है तो उसका भविष्य आखिर कैसा दिखता है।